जी। आलोक जी के पास आऊंगा मैं। आलोक जी, आपने बात सुनी सेंगर साहब की और बाकी विद्वानों की। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो कोई उनके सामने खड़ा हो, वो उन्हें पसंद नहीं है। तो जो मेरा सुबह एक टॉपिक भी था, झुकेगा नहीं, वो टाइटल यही, बस इतना ही टाइटल है सुबह के एक एपिसोड का, झुकेगा नहीं। तो इसका माफी ना मांगना और ना झुकना और ना डरना, क्योंकि इनकी सारी राजनीति दूसरे को डराने पर वो निर्भर करती है, ईडी से, सीबीआई से, आईटी से, कि डरा के रखो सबको। लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर डरने को तैयार ना हो तो फिर दिक्कत हो जाती है यहां पर। तो अब बीजेपी की प्रॉब्लम यह है कि ये इंसान डरता क्यों नहीं है। बाकी सारे डरते हैं, बाकी सब लोग झुक जाते हैं, समझौता कर लेते हैं, शरद पवार जैसे भी समझौता कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, बाकी सारे समझौता कर रहे हैं। ये झुककर समझौता क्यों नहीं करता है ये हमारे सामने, ये इनकी असली समस्या है। और ये सारा केस भी वहीं से निकला है। केस बनता ही नहीं था लेकिन अब निकला है। लेकिन आप पूरे इस प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं आलोक जी? धन्यवाद दिनेश जी। थोड़ी मैं देर से शामिल हुआ, इसके लिए थोड़ा सा खेद कोई है बात मेरे को। नहीं, अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ, इस समस्या को, पूरा इस फैसले को। पहला, न्यायिक व्यवस्था राज्यों के आधार पर बटी हुई है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि ये मामला केवल राहुल गांधी का नहीं है। इससे पहले तीस्ता सीतलवाल वाले प्रकरण में भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी कि आखिर उनको इतनी जल्दी क्यों थी कि जो सरेंडर करने का एक आदेश दिया गया था। पहला। और दूसरा यह है, अब इसको थोड़ा सा और व्यापक तौर पे चलना चाहिए। अभी जैसे वीरेंद्र जी ने बिल्कुल सही बात की कि इंसाफ की पहली लड़ाई तो वो जीत गए हैं, लेकिन दूसरी लड़ाई अभी लोकसभा स्पीकर के वहां होगी। क्या उनको अविश्वास प्रस्ताव की बहस में वो शामिल होने का या उनकी सांसदीय बहाल होने का उनको मौका मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो ये सत्र तो खत्म हो गया, पहला। और 2 दिन के अंदर जिस तेजी से संसद सदस्यता गई थी, मुझे नहीं लगता कि उस तेजी के साथ में संसद सदस्यता बहाल होगी। मुझे लगता नहीं है। हो जाए तो एक अचरज होगा मेरे को। अब तीसरी बात, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट कहां तक करेगा और कितना करेगा। अगर आप मणिपुर वाले प्रकरण में भी आए तो मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ा कि आप पहले कैटेगरी बनाइए। हर महीने पुलिस में रिपोर्ट बनती है कि कितने अपहरण के मामले, कितने हत्या के मामले, कितने लूट के मामले, कितने बलात्कार के मामले। ये हर महीने हर पुलिस डिपार्टमेंट में, हर राज्य में ये रिपोर्ट बनती है और ये कंपाइल होती है। साल में एक बार भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हो, लेकिन आईजी लेवल पे इन सब की समीक्षा होती होती है। सवाल ये है कि आप जब सुप्रीम कोर्ट को ये बताना पड़े कि आप ऐसे रिपोर्ट बनाइए और डीजीपी को तलब करना पड़े, तो ये भी देखने वाली बात है कि कार्यपालिका किस अंदाज में और विधायिका किस अंदाज में है, वो तो आप देख ही चुके। न्यायिक व्यवस्था पर उनकी टिप्पणी आ ही चुकी। अब मुझे खतरा एक और लग रहा है। आप इसको जीत को लेके खुश हो रहे हैं, लेकिन मैं इसका एक दूसरा आयाम देख रहा हूँ। जैसे आधा ग्लास खाली है, मैं उस पर ज्यादा ध्यान फोकस कर रहा हूँ। अभी आपने कुछ दिनों पहले एक इजराइल में बेंजामिन नेतान्याहू साहब ने एक कानून पास किया। उस कानून के विरोध में पूरी की पूरी इजराइल की जनता सड़क पे आ गई। विपक्ष तो आया ही, पूरी जनता सड़क पे आ गई। वो कानून ये उन्होंने पास किया कि इजराइल का जो सुप्रीम कोर्ट है, वो किसी भी मतलब संसद के किसी भी कानून को बदल नहीं सकता, उसमें रद्द बदल नहीं कर सकता। ये उनका एक कानून है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर भारत के संदर्भ में ये देखें तो किरण रिजिजू साहब, जो हमारे पहले पिछले मिनिस्टर रह चुके हैं, वो कानून मंत्री रह चुके हैं, वो सीधे सीधे कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ काफी बातें करते आ रहे थे, लगातार टिप्पणियां करते आ रहे थे। इवन कि उन्होंने रिटायर्ड जजों को एंटी गैंग तक की संज्ञा से नवाज दिया था। तो मेरा मानना यह है, मैं जो ये देख पा रहा हूँ, जो मेरा एक अनुमान है, वो ये है कि अब जो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम एक चालू होने वाली है, पहला। इसकी वजह मैं एक ये भी बता देता हूँ कि एक फैसला अभी दिल्ली के लिए भी आया था कि जिसमें उन्होंने अथॉरिटी को सर्विसेज के लिए लेफ्टिनेंट जनरल को ही जिम्मेदार बना दिया था। वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था। यहाँ पलटना तो मुश्किल है राहुल गांधी के संदर्भ में, लेकिन इस घटनाक्रम से ये पता चलता है कि मौजूदा निजाम किस तरीके से फैसलों को लेता है, किस तरीके से उसको माहौल उस तरीके से बनाने की कोशिश करता है।
अब देखिए, चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया का मालूम है, हमें नहीं मालूम क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन क्या चार्जशीट वक्त पे दाखिल होती है? तो ये भी देखना होगा। एक हमको ईडी वाले मामले को भी देखना होगा। सारे मामले को देखने के बाद पता चलेगा कि ये सरकार वो है, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आता है कि एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, एक्सटेंशन दे दिया गया। फिर वो कहती है कि भाई आपको इतने से तारीख तक आप रह पाएंगे, तो उसमें फिर वो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है सरकार कि नहीं इनको करिए, नहीं तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय सभा भारत के भारत की छवि खराब हो जाएगी। अब पूरी सरकार एक आदमी को लेके चल रही है, पूरा देश केवल एक आदमी को लेके चल रहा है। मेरा तो सवाल यही है कि वो जब रिटायर हो जाएंगे उस बैठक के बाद में, तो भारत का क्या ईडी खत्म हो जाएगा क्या डिपार्टमेंट? लोग नहीं बचेंगे क्या? कैसे चलेगा? भारत की छवि का क्या होगा सर उसके कल बाद? कैबिनेट सेक्रेटरी को थर्ड एक्सटेंशन दिया गया है। थर्ड कल एक्सटेंशन, गाबा साहब को गाबा थर्ड एक्सटेंशन दिया गया। थर्ड तो ये एक्सटेंशन दिया क्यों गया सर। दिया जा रहा है? ये क्यों दिया जा रहा है एक्सटेंशन? बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? इसे इससे पहले राकेश अस्थाना साहब को भी आपने एक्सटेंशन दे दिया था। क्यों देते हैं? सवाल तो ये है। इससे पता चलता है कि सरकार थोड़ी हठ धर्मिता का शिकार है, और शिकार नहीं है, हठ धर्मी पर आवादा है। अब आप क्या करेंगे? अब मुझको देखना है कि सरकार के भी पत्ते, तुरुप के पत्ते क्या चलेगी, वो किस तरीके से इसको लेगी। अगर 2 दिन के अंदर, मुझे नहीं लगता कि सरकार इतनी तेजी दिखाएगी कि 2 दिन के अंदर उनकी संसद बहाली हो जाएगी और वो अविश्वास प्रस्ताव पर हिस्सा ले पाएंगे। मुझे अभी शक है, पिछले कार्यकलाप को देखते हुए। तो इसलिए थोड़ी खुशी, अब मैं इसमें भी खुशी नहीं जताऊंगा। मैं कहूंगा कि पहली बार राहुल गांधी के पर खुशी नहीं हुई है। पहली बात है कि न्यायिक व्यवस्था में एक सही फैसला लिया गया है, और जो राज्य इसके स्तर पे जो फैसले लिए गए थे न्यायिक व्यवस्था पे, उस पर एक सवाल भी उठाया है। लेकिन ये फैसला सही है, ये उनके फेवर में नहीं है। सही फैसला, वो सुप्रीम कोर्ट को यही करना चाहिए था। दिनेश।